सिर्फ 12 सेकंड्स। इतना टाइम लगता है एक नॉर्मल इंसान को खूनी ज़ॉम्बी बनने में, और फिर पूरी दुनिया तबाही में डूब जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक नॉर्मल सुबह से फिलाडेल्फिया में। जेरी लेन अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है। वो एक फॉर्मर यूएन इन्वेस्टिगेटर होता है, लेकिन अब उसने डेंजरस लाइफ छोड़ दी होती है। उसकी वाइफ कैरन लेन और 2 बेटियां रेचल और कॉन्स्टेंस उसके साथ होती हैं। घर में सुबह का रूटीन होता है, ब्रेकफास्ट चल रहा होता है, टीवी ऑन होता है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। कैरन उससे कहती है कि आज ऑफिस जल्दी जाना है या नहीं। जेरी हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि आज वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा। बच्चियां टीवी देख रही होती हैं और नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी दुनिया में बिजी होती हैं। किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि दुनिया के किसी और हिस्से में एक ऐसा वायरस रिलीज हो चुका है जो इंसानी जिंदगी को खत्म करने वाला है। जब फैमिली कार में निकलती है तो शहर में ट्रैफिक नॉर्मल होता है। लोग अपनी डेली लाइफ में बिजी होते हैं, हॉर्न्स बज रहे होते हैं, लोग जल्दी में होते हैं, सब कुछ रूटीन जैसा होता है। लेकिन धीरे धीरे एटमॉस्फेयर चेंज होना स्टार्ट होता है। रेडियो पर स्ट्रेंज न्यूज आने लगती हैं कि कुछ सिटीज में रायट्स रिपोर्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट अभी कंफर्म नहीं कर रही होती कि असल में हो क्या रहा है। जेरी इन सब चीजों को इग्नोर करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये नॉर्मल डिस्टर्बेंसेस हैं। लेकिन कुछ मिनट्स के बाद ही पहला रियल शॉक मिलता है। रोड्स पर लोग पैनिक में भागने लगते हैं, एम्बुलेंसेस फास्ट स्पीड से गुजरती हैं, कुछ लोग बिना वजह स्क्रीमिंग कर रहे होते हैं, कार्स सडनली रुक जाती हैं। एटमॉस्फेयर में कंफ्यूजन और फियर स्प्रेड होने लगता है। कॉन्स्टेंस अपनी माँ से पूछती है सब लोग क्यों भाग रहे हैं। कैरन उसे काम करने की कोशिश करती है और कहती है शायद कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन सच उससे बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। कुछ सेकंड्स के अंदर ही पहला इन्फेक्शन होता है। एक आदमी सडनली दूसरे इंसान पर अटैक करता है। वो अटैक नॉर्मल नहीं होता, वो इनसेन एग्रेशन होता है। वो सिर्फ कुछ सेकंड्स में अपने विक्टिम को बाइट करता है और फिर जो नेक्स्ट मोमेंट होता है वो सब कुछ चेंज कर देता है। 10 सेकंड्स के अंदर वो विक्टिम भी सेम वायलेंट क्रीचर बन जाता है। यानी इन्फेक्शन किसी भी इंसान को सिर्फ कुछ सेकंड्स में ज़ॉम्बी बना देता है और यहाँ से चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। एक इंसान दूसरे को अटैक करता है, फिर 10, फिर 100 और फिर पूरा क्राउड। जेरी ये सब देखकर शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी सिर्फ एक चीज होती है, अपनी फैमिली को बचाना। वो फौरन अपनी फैमिली को कार में बिठाता है और ड्राइव स्टार्ट करता है। कैरन डर चुकी होती है, रेचल और कॉन्स्टेंस पैनिक में होती हैं। बच्चियां बार बार पूछती हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन जेरी उन्हें सिर्फ इतना कहता है, नीचे रहो और बाहर मत देखो। लेकिन बाहर का सीन कंप्लीट हेल बन चुका होता है। लोग अपनी कार से बाहर निकलकर भाग रहे होते हैं, ज़ॉम्बीज उन पर जंप कर रहे होते हैं, रोड्स ब्लॉक हो चुकी होती हैं, हर तरफ सिर्फ स्क्रीम्स और एक्सप्लोजन्स की आवाज होती है। एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश होता है और शहर के कुछ बिल्डिंग्स फायर में जलने लगते हैं। जेरी किसी तरह अपनी फैमिली को सेफ एरिया की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन हर रोड ब्लॉक्ड होती है, हर डायरेक्शन में केओस होता है। फाइनली वो एक टेम्पररी शेल्टर जैसी बिल्डिंग में एंटर करते हैं जहां और भी सर्वाइवर्स होते हैं, लेकिन यहाँ भी सेफ्टी गारंटीड नहीं होती। बाहर ज़ॉम्बीज की आवाजें कंटिन्यूअसली बढ़ रही होती हैं। रेडियो पर अनाउंसमेंट्स आ रहे होते हैं कि सिटी कंप्लीटली आउटब्रेक में चली गई है और एवैक्यूएशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। जेरी अपनी फैमिली को देखता है और उसके चेहरे पर क्लियर होता है कि अब जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। यहीं से स्टोरी का रियल नाइटमेयर स्टार्ट होता है। शेल्टर के अंदर थोड़ी देर के लिए सब लोगों को लगता है कि शायद वो सेफ हैं, लेकिन आउटसाइड सिचुएशन हर मिनट वर्स होती जा रही होती है। हर तरफ सिर्फ पैनिक होता है। कुछ लोग रो रहे होते हैं, कुछ अपनी मिसिंग फैमिली मेंबर्स को कॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मोबाइल नेटवर्क्स ऑलमोस्ट डेड हो चुके होते हैं। कैरन अपनी दोनों बेटियों को टाइटली हग करती है। रेचल कंटिन्यूअसली पूछ रही होती है, डैड ये लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, लेकिन जेरी के पास कोई आंसर नहीं होता। उसे सिर्फ इतना समझ आ रहा होता है कि ये कोई नॉर्मल रायट या डिजीज नहीं है। थोड़ी देर बाद जेरी बिल्डिंग के बाहर सिचुएशन ऑब्जर्व करता है। उसका इन्वेस्टिगेशन एक्सपीरियंस उसे फोर्स करता है कि वो डिटेल्स नोटिस करे। वो देखना स्टार्ट करता है, इन्फेक्टेड लोग इंजर्ड या वीक इंसानों को इग्नोर कर देते हैं। वो सिर्फ हेल्दी और मूविंग टारगेट्स पे अटैक करते हैं। इन्फेक्शन सिर्फ बाइट से स्प्रेड होता है और ट्रांसफॉर्मेशन इम्पॉसिबल स्पीड से होती है। जेरी अपनी वॉच पर एग्जैक्ट टाइमिंग नोट करता है। एक विक्टिम को बाइट लगती है 12 सेकंड्स और वो इंसान भी इन्फेक्टेड मॉन्स्टर बन जाता है। ये चीज जेरी को शॉक कर देती है। अचानक मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स सिटी के ऊपर अपीयर होते हैं। लाउड स्पीकर्स अनाउंस करते हैं कि सिविलियंस को इवैक्यूएशन पॉइंट्स की तरफ मूव करना होगा, लेकिन रोड्स ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी होती हैं। जेरी अपनी फैमिली को लेकर बिल्डिंग से निकलता है और किसी तरह एक रूफ टॉप तक पहुंचता है जहां मिलिट्री हेलीकॉप्टर सर्वाइवर्स को पिक कर रहा होता है। वहां ऑलरेडी बहुत भीड़ होती है। लोग डेस्परेट होते हैं हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए। एक सोल्जर जेरी को पहचान लेता है। वो कहता है, यू आर जेरी लेन, यूएन इन्वेस्टिगेटर। जेरी हाँ में जवाब देता है। उस सोल्जर की वजह से जेरी और उसकी फैमिली को हेलीकॉप्टर में जगह मिल जाती है। नीचे पूरा सिटी बर्न हो रहा होता है। जब हेलीकॉप्टर स्काई में ऊपर जाता है तब जेरी पहली बार डिस्ट्रक्शन का रियल स्केल देखता है। फिलाडेल्फिया ऑलमोस्ट डेड सिटी बन चुकी होती है। रोड्स पर ज़ॉम्बीज का फ्लड होता है। कार्स अबैंडन्ड होती हैं। हर तरफ स्मोक और फायर होती है। कैरन साइलेंटली रो रही होती है और दोनों बच्चियां शॉक में होती हैं। हेलीकॉप्टर फाइनली अटलांटिक ओशन में पार्क एक मैसिव यूएस नेवी शिप पर लैंड करता है। यहाँ टेम्पररी मिलिट्री सेफ जोन एस्टैब्लिश किया गया होता है। शिप पर 1000 सर्वाइवर्स होते हैं, सोल्जर्स, साइंटिस्ट्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, रेफ्यूजीज। लेकिन
लेकिन इवन मिलिट्री को भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये आउटब्रेक इतनी फास्ट कैसे स्प्रेड हुआ। यहीं जेरी की मीटिंग एक हाई रैंकिंग यूएन ऑफिशियल थियरी से होती है। थियरी जेरी का पुराना दोस्त होता है। वो जेरी को बताता है कि दुनिया के मल्टीपल कंट्रीज ऑलरेडी फॉल कर चुके हैं, गवर्नमेंट्स कोलैप्स हो रही हैं और साइंटिस्ट्स के पास कोई क्योर नहीं है। थियरी जेरी से कहता है हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो पैटर्न समझ सके और ओरिजिन ट्रेस कर सके। जेरी पहले मना कर देता है। वो कहता है मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है, लेकिन थियरी उसे इनडायरेक्टली वार्निंग देता है। सेफ जोन ओवरक्राउडेड होता जा रहा होता है और सिर्फ यूजफुल लोगों की फैमिलीज को शिप पर रहने दिया जाएगा। यानी अगर जेरी मिशन रिफ्यूज करता है तो उसकी फैमिली को शिप से निकाल दिया जाएगा। कैरन जेरी को समझ जाती है। वो उसका हाथ पकड़कर कहती है तुम्हें जाना होगा। जेरी अपनी बेटियों को देखता है और फाइनली मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेरी एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बैठता है। उसके साथ कुछ सोल्जर्स और एक यंग साइंटिस्ट एंड्रयू फास्टबैक भी होता है। फास्टबैक बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरी करने जा रहा है। प्लेन साउथ कोरिया की तरफ जा रहा होता है क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक आउटब्रेक का पहला मेजर क्लू वहां मिला था। फ्लाइट के दौरान फास्टबैक जेरी को एक्सप्लेन करता है कि नेचर हर डिजीज का आंसर खुद देती है। उसका थियरी होता है कि वायरस की वीकनेस भी कहीं ना कहीं नेचुरली एग्जिस्ट करती होगी। जेरी केयरफुली उसकी बात सुनता है। प्लेन फाइनली साउथ कोरिया के मिलिट्री बेस पर लैंड करता है, लेकिन जैसे ही एयरक्राफ्ट का डोर ओपन होता है एक लाउड गन शॉट की आवाज आती है। सब सोल्जर्स पैनिक में आ जाते हैं। डार्क रेनी एटमॉस्फेयर होता है। एयरबेस सोल्जर्स हेविली आर्म्ड होते हैं। यहाँ एटमॉस्फेयर ऑलरेडी हॉरर मूवी जैसा फील होता है। जेरी और टीम को एक अंडरग्राउंड मिलिट्री बंकर में ले जाया जाता है। वहाँ एक मिलिट्री कमांडर उन्हें एक्सप्लेन करता है कि आउटब्रेक का फर्स्ट सीरियस क्लू एक सोल्जर से मिला था जिसने स्ट्रेंज इन्फेक्शन बिहेवियर नोटिस किया था। इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान एक ड्रंक सोल्जर एक्सीडेंटली स्लिप करता है। उसकी गन फायर होती है और बुलेट डायरेक्टली साइंटिस्ट के हेड में लग जाती है। साइंटिस्ट इंस्टेंटली मर जाता है। रूम में कंप्लीट साइलेंस हो जाता है। जेरी शॉक में रह जाता है। ह्यूमैनिटी का ब्रिलियंट साइंटिस्ट मिशन स्टार्ट होते ही मर चुका होता है और अब जेरी को रियलाइज होता है कि ये मिशन एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है। साइंटिस्ट फास्टबैक की सडन डेथ के बाद एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा डार्क हो जाता है। जेरी को अब रियलाइज होता है कि ये मिशन सिर्फ डेंजरस नहीं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। साउथ कोरिया की मिलिट्री बंकर में सोल्जर्स कंटिन्यूअसली इन्फेक्टेड लोगों को शूट कर रहे होते हैं। हर तरफ टेंशन होती है। मिलिट्री कमांडर जेरी को बताता है कि आउटब्रेक के स्टार्ट में एक स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ था। एक सोल्जर ने नोटिस किया था कि ज़ॉम्बीज कुछ स्पेसिफिक लोगों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उस वक्त किसी ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया। कमांडर फिर जेरी को एक और इम्पोर्टेंट क्लू देता है। वो कहता है कि आउटब्रेक शायद इजराइल ने दुनिया से पहले प्रेडिक्ट कर लिया था। ये सुनकर जेरी शॉक हो जाता है क्योंकि दुनिया कोलैप्स हो गई थी, लेकिन इजराइल समहाउ प्रिपेयर्ड था। इसी क्लू की वजह से जेरी इमीडिएटली इजराइल जाने का डिसीजन लेता है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट उसे जेरूसलम की तरफ ले जाता है। जब प्लेन इजराइल के एयर स्पेस में एंटर करता है, जेरी नीचे देखकर हैरान रह जाता है। पूरे सिटी के अराउंड एक मैसिव वॉल बनी होती है, एक ह्यूज प्रोटेक्टिव बैरियर जिसने 1000 ज़ॉम्बीज को सिटी के बाहर रोका हुआ होता है। ये दुनिया का शायद लास्ट ऑर्गेनाइज्ड सेफ सिटी होता है। जब जेरी सिटी में एंटर करता है तो उसे वहाँ नॉर्मल लोग नजर आते हैं। चिल्ड्रन खेल रहे होते हैं, फैमिलीज चल रही होती हैं, शॉप्स ओपन होती है। ये सब देखकर जेरी को यकीन ही नहीं आता क्योंकि दुनिया के ऑलमोस्ट हर मेजर सिटी ऑलरेडी कोलैप्स हो चुके होते हैं। वहाँ उसकी मीटिंग एक इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर जोर्गन वॉन ब्रन से होती है। जेरी डायरेक्टली उससे पूछता है तुम लोगों को आउटब्रेक का पहले कैसे पता चला। वॉन ब्रन उसे बताता है कि इजराइल ने डिफरेंट कंट्रीज से स्ट्रेंज रिपोर्ट्स रिसीव की थी। लोग कह रहे थे इन्फेक्टेड अटैक्स हो रहे हैं, पूरी सिटी सडनली साइलेंट हो रही है, कम्युनिकेशन डिसअपीयर हो रहा है। दुनिया ने उन रिपोर्ट्स को रूमर्स समझा, लेकिन इजराइल ने रिस्क लिया और इसीलिए उन्होंने पहले से वॉल बिल्ड कर ली। जेरी सिटी ऑब्जर्व करता रहता है। उसे एक और स्ट्रेंज चीज नोटिस होती है। वो देख रहा होता है कि ज़ॉम्बीज कुछ स्पेसिफिक लोगों को इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली वो लोग जो वीक, सिक या सीरियसली इंजर्ड होते हैं। ये चीज जेरी खुद नोटिस करता है और उसके दिमाग में ये पैटर्न स्टोर हो जाता है। उसे लगता है कि शायद वायरस हेल्दी होस्ट्स को प्रेफर करता है। कुछ टाइम के लिए लगता है कि जेरूसलम सेफ है, लेकिन फिर एक स्मॉल मिस्टेक सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। सिटी के अंदर कुछ रेफ्यूजीज सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लाउड सिंगिंग और म्यूजिक प्ले करते हैं। इनिशियली सब लोग खुश होते हैं, लेकिन आउटसाइड ज़ॉम्बीज सडनली रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जेरी रियलाइज करता है कि ज़ॉम्बीज लाउड साउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर नाइटमेयर स्टार्ट हो जाता है। 1000 ज़ॉम्बीज एक दूसरे के ऊपर क्लाइंब करना स्टार्ट कर देते हैं। एक मूविंग माउंटेन जैसा ज़ॉम्बी पाइल वॉल के ऊपर बन जाता है और कुछ सेकंड्स बाद ज़ॉम्बीज सिटी के अंदर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। सडनली पूरा जेरूसलम केओस में कन्वर्ट हो जाता है। पीपल स्क्रीमिंग, सोल्जर्स फायरिंग, ज़ॉम्बीज सिविलियंस को अटैक करते हुए हर तरफ स्प्रेड हो जाते हैं। इसी दौरान जेरी की मुलाकात एक यंग इजरायली सोल्जर सेकंड से होती है। जेरूसलम के केओस के दौरान एक ज़ॉम्बी सडनली सेकंड पर अटैक कर देता है और उसके हाथ को बाइट कर लेता है। जेरी इंस्टेंटली सिचुएशन समझ जाता है। उसे पता होता है कि इन्फेक्शन सिर्फ कुछ सेकंड्स में स्प्रेड हो जाती है, इसीलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए फौरन अपनी नाइफ से सेकंड का इन्फेक्टेड हैंड काट देता है। सेकंड दर्द से स्क्रीम करती है, लेकिन इसी वजह से उसकी जान बच जाती है। अब जेरी और सेकंड सिटी से निकलने की कोशिश करते हैं, जबकि पूरा जेरूसलम कोलैप्स हो रहा होता है। एयरपोर्ट तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। रोड्स इन्फेक्टेड से भर चुकी होती हैं। हर तरफ सिर्फ डेथ और पैनिक होता है, लेकिन किसी तरह जेरी और सेकंड एक आउटगोइंग पैसेंजर प्लेन तक पहुंच जाते हैं। प्लेन में ऑलरेडी टेरिफाइड सिविलियंस बैठे
होते हैं। सबको लगता है कि शायद वो फाइनली सेफ है, लेकिन असली हॉरर अभी बाकी होती है। फ्लाइट के दौरान जेरी सडनली नोटिस करता है कि एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी सीक्रेटली एयरक्राफ्ट में आ चुका है। वो एक पैसेंजर को अटैक करता है और फिर सेकंड्स के अंदर मल्टीपल लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। प्लेन के अंदर कंप्लीट पैनिक स्प्रेड हो जाता है। पैसेंजर्स स्क्रीमिंग, ज़ॉम्बीज कैबिन में अटैक करते हुए दौड़ रहे होते हैं और एयरक्राफ्ट के अंदर इन्फेक्शन लाइटनिंग स्पीड से स्प्रेड होती है। जेरी रियलाइज करता है कि अगर प्लेन लैंड नहीं हुआ तो सब मर जाएंगे। फाइनल डेस्परेट मोमेंट में वो एक ग्रेनेड यूज करता है। मैसिव एक्सप्लोजन होती है, प्लेन का साइड फट जाता है। सडनली कैबिन प्रेशर डिस्ट्रॉय हो जाती है। कई ज़ॉम्बीज और पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट से बाहर सक आउट हो जाते हैं, लेकिन एक्सप्लोजन की वजह से प्लेन हेवीली डैमेज हो जाता है। एयरक्राफ्ट अनकंट्रोलेबली क्रैश लैंडिंग करता है। जब जेरी होश में आता है, प्लेन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड होता है। हर तरफ डेड बॉडीज होती हैं, सिर्फ कुछ ही सर्वाइवर्स बचते हैं और जेरी खुद भी बैडली इंजर्ड होता है, लेकिन अलाइव होते हैं। रेस्क्यू टीम उनको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हाई सिक्योरिटी मेडिकल फैसिलिटी तक ले जाती है। WHO फैसिलिटी एक एडवांस्ड अंडरग्राउंड लैब होती है जहां साइंटिस्ट्स इन्फेक्टेड लोगों पर रिसर्च कर रहे होते हैं। जेरी को एक मेडिकल आइसोलेशन रूम में बंद कर दिया जाता है क्योंकि उसकी कंडीशन वीक होती है और इन्फेक्शन का रिस्क होता है। डॉक्टर्स उससे पूछते हैं, तुम कौन हो और तुमने ये सब कैसे सर्वाइव किया? जेरी अपनी आइडेंटिटी बताता है और अपनी सीनियर आर्मी ऑफिसर से फोन पर बात करवाता है, जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी कंफर्म होती है। अब जेरी WHO डॉक्टर्स टीम को अपनी ऑब्जर्वेशन बताता है। वो क्लियरली एक्सप्लेन करता है, ज़ॉम्बीज सिर्फ स्ट्रॉन्ग और हेल्दी लोगों को अटैक करते हैं। वीक, सिक और इंजर्ड लोग उनके लिए इनविजिबल जैसे होते हैं। ये बिहेवियर रैंडम नहीं बल्कि पैटर्न बेस्ड है। डॉक्टर टीम पहले इस बात को ट्रस्ट नहीं करती। एक डॉक्टर कहता है, अगर तुम गलत हो गए तो ये एक्सपेरिमेंट सबको मरवा सकता है, और फिर सब डॉक्टर्स मिलकर कहते हैं, तुम अपने रिस्क पर कर रहे हो। लेकिन जेरी इंसिस्ट करता है कि ये उनकी ओनली चांस है ह्यूमैनिटी को बचाने की। अब WHO एक डेंजरस मिशन प्लान करता है। जेरी, सेगन और एक डॉक्टर इन्फेक्टेड एरिया में जाएंगे। वहां से एक एक्सपेरिमेंटल इंजेक्शन रिट्रीव करनी होगी जो वायरस के बिहेवियर को टेम्परेरीली सप्रेस कर सकती है। मिशन स्टार्ट होता है। टीम इन्फेक्टेड कॉरिडोर में एंटर करती है जहां ज़ॉम्बीज हर तरफ होते हैं। हर स्टेप पे डेथ का रिस्क होता है। किसी तरह सेगन और डॉक्टर वापस आते हैं। ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करते हैं। कैसा भी करके वो उनसे बचकर वापस आते हैं, लेकिन जेरी डेलिबरेटली उनके साथ वापस नहीं आता। वो अकेला लैब के डीपर सेक्शन में चला जाता है। वहां एक हेवीली लॉक एक्सपेरिमेंटल रूम होता है। डोर का कोड एक फीमेल साइंटिस्ट डॉक्टर प्रोवाइड करती है। जेरी कोड एंटर करता है और रूम ओपन हो जाता है। अंदर एक ज़ॉम्बी होता है। वो जेरी को देखकर रिएक्ट करता है, लेकिन जेरी कामली उसे इग्नोर करता है। वो अपने मिशन पर फोकस करता है। उसे वो स्पेसिफिक इंजेक्शन ढूंढनी होती है जो वायरस के बिहेवियर को एक्सप्लॉइट कर सके। कुछ टाइम बाद उसे वो इंजेक्शन मिल जाती है। जेरी एक इमोशनल मोमेंट में एक नोट लिखता है, अगर मैं वापस ना आ सका तो मेरी फैमिली को बताना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो बिना किसी हेजिटेशन के वो इंजेक्शन अपने आप को लगा लेता है। थोड़ी देर के लिए उसकी बॉडी रिएक्ट करती है, फीवर, वीकनेस, डिजीनेस, लेकिन ग्रेजुअली उसका कंडीशन स्टेबल होने लगता है। अब एक ज़ॉम्बी उसे नोटिस करता है। वो उसके पास आता है, उसकी स्मेल चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं करता। वो उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। ये वही मोमेंट होता है जहां जेरी की थ्योरी प्रूव होती है। ज़ॉम्बीज वीक, इन्फेक्टेड या नॉन हेल्दी ह्यूमंस को अटैक नहीं करते। जेरी कामली लैब से बाहर निकलता है और वो देखता है कि ज़ॉम्बीज उसे कुछ नहीं कर रहे। वो उनके बीच से वॉक करता है जैसे वो उनका हिस्सा हो। डॉक्टर्स और WHO टीम कैमरा से ये सीन देख रही होती है। सब शॉक्ड होते हैं, फिर उनके चेहरों पर होप आ जाती है। एक डॉक्टर कहता है, दिस इज इट। अब उन्हें समझ आ जाता है कि ह्यूमैनिटी का क्योर डायरेक्ट किल नहीं है बल्कि सर्वाइवल बिहेवियर एक्सप्लॉइट करना है। जेरी को लैब से बाहर निकाल दिया जाता है। अब उसे फाइनली अपनी फैमिली के पास भेज दिया जाता है। जेरी अपने घर वापस आता है। जैसे ही वो अपनी फैमिली को देखता है, कैरन उसे टाइटली हग करती है। रेचल और कॉन्स्टेंस उससे लिपट जाती हैं। जेरी इमोशनली ब्रेक हो जाता है। इतनी डेथ, केओस और सर्वाइवल के बाद फाइनली उसे अपनी फैमिली मिल जाती है।